गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रमन सेठी। हम 10th क्लास की साइंस का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लाइफ प्रोसेसेस। इस लाइफ प्रोसेस चैप्टर के अंदर मैं आपको रेस्पिरेशन का टॉपिक स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। तो ये मेरे बनाए हुए नोट्स हैं जिसके अंदर एनसीईआरटी की पूरी बुक को एक्सप्लेन किया गया है। एनसीईआरटी की बुक के अंदर से जो चैप्टर हैं उस चैप्टर के सारे टॉपिक्स इसमें एक्सप्लेन किए गए हैं, लेकिन जो इसके अंदर टॉपिक एक्सप्लेन किए गए हैं वो क्वेश्चंस की फॉर्म में हैं। चैप्टर के अंदर से एनसीईआरटी की बुक के चैप्टर के अंदर से जो क्वेश्चन जैसे जैसे बनते थे सीक्वेंस वाइज वो सारे यहाँ पर लिखे गए हैं। तो मैं आपको एक एक करके ये सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझा देता हूँ, तो जिससे आपका पूरा का पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर क्लियर हो जाएगा, समझ आ जाएगा आपको। तो रेस्पिरेशन का टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं। तो उसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बनता है कि रेस्पिरेशन होती क्या है और उसके टाइप क्या क्या हैं। तो क्वेश्चन है व्हाट इज रेस्पिरेशन, या डिफाइन रेस्पिरेशन एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। तो रेस्पिरेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग और टेकिंग इन ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्सेज फॉर सेलुलर नीड्स इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। कि रेस्पिरेशन में क्या होगा कि हम एक्वायर करेंगे, क्या चीज़ एक्वायर करेंगे? ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के बाहर से बॉडी के अंदर लेकर आएंगे, यानी कि ऑक्सीजन को एक्वायर करेंगे और उस ऑक्सीजन का यूज़ करेंगे फूड सोर्सेज को ब्रेक डाउन करने के लिए। जो हमारे फूड सोर्सेज है उन फूड सोर्सेज के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होगा उस कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी रिलीज़ करवाने के लिए हम उस ऑक्सीजन का यूज़ करेंगे। तो इस पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? रेस्पिरेशन। यानी कि रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेकर आते हैं और उस ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में लाने के बाद उस ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं फूड को ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी रिलीज़ करवाने के लिए हमारी, ताकि हमारी सेलुलर नीड्स, सेल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। अब रेस्पिरेशन दो टाइप की होती है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। कि ऑक्सीजन फूड के कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करके उससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज करवाना क्या कहलाता है? एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन कब होगी? जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। और इसी तरह से एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होगी? कि जब हमारी बॉडी को कंप्लीट ऑक्सीजन नहीं मिलेगी या लैक ऑफ ऑक्सीजन होगी, इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन दी लैक ऑफ ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन होती है उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन बोला जाता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ऑफ फूड जो हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और ब्रेक डाउन होने के बाद एथनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। इन द केस ऑफ यीस्ट, जो यीस्ट क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो फर्मेंटेशन प्रोसेस करता है, जिसमें फूड के जो लार्ज मॉलिक्यूल हैं, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं, वो ब्रेक डाउन होकर एथनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। उसके अलावा हमारी बॉडी की मसल सेल्स के अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है कई बारी। तो वहाँ पर क्या होता है कि कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फूड के ब्रेक डाउन होने के बाद लैक्टिक एसिड क्रिएट करते हैं अलॉन्ग विद द एनर्जी, तो इट इज़ कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो अब एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ये टेबल की फॉर्म में डिफरेंस बताया गया है यहाँ पर। तो ये जो फर्स्ट कॉलम है वो एरोबिक रेस्पिरेशन की है, सेकंड कॉलम में जो है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन की है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। और सेकंड एंड प्रोडक्ट्स, मतलब कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद जो क्या क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसके अंदर एथनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनती है इन केस ऑफ यीस्ट। और अगर वो एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारी बॉडी की सेल्स में होगी तो उसमें लैक्टिक एसिड भी बनता है। सेकंड पॉइंट में आप ये भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिखा नहीं गया है। देन थर्ड पॉइंट जो है एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी जो रिलीज होती है वो ज़्यादा अमाउंट में होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी लेस अमाउंट में रिलीज होती है। फोर्थ पॉइंट, एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन दी साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। कि जो हमारी बॉडी की जो सेल्स होती है उन सेल्स के अंदर का जो लिक्विड पार्ट है उसको साइटोप्लाज्म बोला जाता है। और एक उसमें अलग अलग तरह के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिनमें से एक सेल ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसका कुछ पार्ट जो है वो साइटोप्लाज्म में परफॉर्म होता है और कुछ पार्ट जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर परफॉर्म होता है। लेकिन जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो कंप्लीटली साइटोप्लाज्म के अंदर परफॉर्म होती है, सारा का सारा पार्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन का साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एरोबिक रेस्पिरेशन में
ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है फूड के अंदर जो हमारा ग्लूकोज होता है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है। कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाना मतलब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना लेता है। लेकिन जो एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स की कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो पाती, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है, तो जो कंप्लीट ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन नहीं हो पाता। देन सिक्स्थ पॉइंट है कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन पाई जाती है, ह्यूमन बींग्स के अंदर भी एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। उसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं, एनिमल्स जो हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ कहाँ पर होती है? बैक्टीरिया में, यीस्ट के अंदर और कुछ टिश्यूज़ के अंदर ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म। कि बैक्टीरिया और यीस्ट क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनकी बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, ऑक्सीजन के बगैर रेस्पिरेशन होती है। और इन सर्टेन टिश्यूज़ ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म का मीनिंग क्या है कि जब जैसे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन हो सकती है। कब हो सकती है? जब हम कोई विगोरस एक्सरसाइज मीन्स बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं, कोई हैवी लोड वाला काम कर लेते हैं, कोई वज़न उठा लेते हैं या रनिंग करके आते हैं हम, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो ज़्यादा होती है। लेकिन जितनी डिमांड में हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए होती है उतनी ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पाती। तो इसलिए हमारी मसल्स की सेल्स के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उस टाइम पे एरोबिक रेस्पिरेशन होने की बजाय एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लग जाती है। तो यानी कि हमारी बॉडी की सेल्स के अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। नेक्स्ट 7th पॉइंट है, इक्वेशन की फॉर्म में दिखाया है, केमिकल रिएक्शन शो करी है हमने यहाँ पर। एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि पहले तो क्या होता है कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन होता है पायरोवेट के अंदर, कि एक ग्लूकोज पायरोवेट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होएगा। फिर पायरोवेट मॉलिक्यूल फर्दर ब्रेक डाउन होता है तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, वाटर, H2O एंड एनर्जी। इसी तरह से एनारोबिक रेस्पिरेशन के केस में क्या होता है कि जब बैक्टीरिया या यीस्ट के अंदर जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है तब उस टाइम पे क्या होगा, ग्लूकोज पहले पायरोवेट में ब्रेक डाउन होगा, फिर पायरोवेट की फर्दर जब ब्रेक डाउन होएगी तो क्या बनेगा, एथनॉल, वाटर एंड एनर्जी बनेगी। उसके अलावा जब हमारी बॉडी की मसल सेल्स के अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन हो सकती है, उस दौरान क्या होगा कि ग्लूकोज से पहले पायरोवेट बनता है, फिर पायरोवेट ब्रेक डाउन होकर लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी बनाता है। तो ये सारे डिफरेंसेस थे एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। तो अब ये क्या हमारे को एक डायग्राम दिखाया गया है कि जिसके अंदर ग्लूकोज की ब्रेक डाउन के अलग अलग मेथड्स शो किए गए हैं। इसके अंदर एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों आ जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट डायग्राम है, 3 मार्क्स का आपके एग्जाम्स के अंदर आ सकता है ये डायग्राम। तो क्या क्या दिया इसमें देखते हैं। देखो पहले क्या होगा कि जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा, पायरोवेट बनाएगा। ग्लूकोज क्या है, जो कि एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो ये ग्लूकोज है जिसके अंदर कार्बन के 6 एटम्स होते हैं। इसी तरह से जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होएगा साइटोप्लाज्म के अंदर, पहले ग्लूकोज की ब्रेक डाउन शुरू होगी तो साइटोप्लाज्म के अंदर वो ब्रेक डाउन होकर पायरोवेट बनाएगा। अब पायरोवेट क्या होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। मतलब कि अगर पायरोवेट का हम अगर केमिकल फॉर्मूला लिखें तो उस फॉर्मूले के अंदर कार्बन के 3 एटम्स आएंगे, जबकि ग्लूकोज के अंदर कार्बन के कितने एटम्स थे, 6 एटम्स थे। तो जब ग्लूकोज से पायरोवेट बनता है तो उस प्रोसेस के दौरान भी कुछ एनर्जी बनती है, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर भी कुछ एनर्जी बनती है। तो यहाँ तक का काम तो कॉमन है, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, ग्लूकोज से पायरोवेट तो बनेगा ही बनेगा। उसके बाद ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग 3 प्रोसेसेस हो सकती है। या तो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी, यानी कि बिल्कुल भी ऑक्सीजन ना मिली ऑर्गेनिज्म को, या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन होगी, मीन्स ऑक्सीजन होगी लेकिन कम अमाउंट में होगी। और तीसरा या फिर ये हो सकता है कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन अवेलेबल हो। तो कैसे कैसे होगा, तो सबसे पहले मैं नीचे वाले एरो से शो कर रहा हूँ। नीचे क्या होगा, ग्लूकोज से जब पायरोवेट बनेगा, पायरोवेट बनने के बाद ऑक्सीजन की अगर प्रेजेंस मिलती है किसी ऑर्गेनिज्म को, ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल है, तो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके ये प्रोसेस होगी तो पायरोवेट से ब्रेक डाउन होना शुरू होएगा। जब पायरोवेट ब्रेक डाउन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी बनेगी। तो ये तो होता है हमारी बॉडी की मसल सेल्स के अंदर। ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये एरोबिक रेस्पिरेशन ही होती है,
पायरोवेट ब्रेक डाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी बनाता है। तो ये ह्यूमन बींग्स के अंदर, बहुत सारे अदर हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्रोसेस होती है। देन सेकंड क्या है, अब मैं सबसे ऊपर वाले एरो के बारे में बता रहा हूँ। सबसे ऊपर वाले एरो के ऊपर क्या लिखा है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन यीस्ट, कि जो यीस्ट के अंदर होता है या बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है कि उनके अंदर जब ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन नहीं होती मिलती, सॉरी, जब ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं मिलती उन ऑर्गेनिज्म को, तो उनकी बॉडी में से एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होती, एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होने के बाद वो क्या बनाते हैं, पायरोवेट ब्रेक डाउन होकर एथनॉल बनाएगा। अब एथनॉल क्या है, एक केमिकल है जिसके अंदर कार्बन के 2 एटम्स होते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, कार्बन के 2 एटम, हाइड्रोजन के 5 एटम और ऑक्सीजन के C2H5OH, हाइड्रोजन के 6 एटम, C2H5 में एक H आ गया, 5H आ गई और लास्ट में OH के अंदर लास्ट में एक H और आ जाएगा। तो 6 एटम्स हाइड्रोजन की होंगी और एक एटम ऑक्सीजन का होगा। तो अल्टीमेटली हमें ये याद रखना है फिलहाल कि एथनॉल के अंदर कार्बन के 2 एटम होते हैं और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी एंड एनर्जी बनेगी। तो ये प्रोसेस यीस्ट के अंदर होती है। तो अब यीस्ट होते क्या हैं, एक तरह का यीस्ट पाउडर भी आता है मार्केट में, जिसको केक और पेस्ट्रीज़ को फुलाने के लिए बेकरी वाले यूज़ करते हैं। जब वो अपना आटा गूंद के रखते हैं, डो बनाते हैं जब, तो उस गूंदे हुए आटे के अंदर, आटा गूंदने के टाइम पे उसके अंदर थोड़ा यीस्ट मिला रहते हैं। तो जिससे क्या होएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनने की वजह से वो फूल जाते हैं। इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन प्रोसेस बोला जाता है। नेक्स्ट, अब थर्ड प्रोसेस ये भी हो सकती है कि जब ऑक्सीजन मिले तो सही बॉडी को, लेकिन कम अमाउंट में मिले, लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो ये अब मैं मिडल वाले एरो के बारे में बात कर रहा हूँ कि जब लैक ऑफ ऑक्सीजन होगी हमारी बॉडी की मसल सेल्स के अंदर, ऐसा होता है कि जब हमारी बॉडी को सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, कब नहीं मिलेगी, जैसे कि मैंने ऊपर अभी बताया था कि जब हम कोई हैवी एक्सरसाइज वाला काम करते हैं तो उस टाइम पे हमारी बॉडी को सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो हमारी बॉडी की मसल सेल्स के अंदर पायरोवेट ब्रेक डाउन होकर लैक्टिक एसिड बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड बनाने की बजाय। लैक्टिक एसिड में भी कार्बन के 3 एटम्स होते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन होते हैं, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, मतलब कार्बन के 3 एटम्स होते हैं इसके अंदर। तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनती है, तो इसको भी एनारोबिक रेस्पिरेशन भी बोलेंगे। तो ये ऊपर वाला जो था एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये भी एनारोबिक रेस्पिरेशन है। जो लैक ऑफ ऑक्सीजन लिखा है ये प्रोसेस भी एनारोबिक रेस्पिरेशन की है, और जो थर्ड लिखा है ये प्रोसेस एरोबिक रेस्पिरेशन की है। यही तीनों प्रोसेसेस को अलग अलग करके कंप्लीट रिएक्शन की फॉर्म में यहाँ पे जब हमने डिफरेंस पढ़ा था एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का, तो 7th पॉइंट के अंदर ये प्रोसेसेस सिंगल सिंगल लिख के दिखाई गई थी, और यहाँ पे ये तीनों प्रोसेसेस को इकट्ठा लिखा गया है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू द एनर्जी लीड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। जब हमारी बॉडी के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, सेल्स के अंदर जब रेस्पिरेशन होती है, तो जो एनर्जी बनती है उस प्रोसेस के दौरान, रेस्पिरेशन के बाद, उस एनर्जी का क्या होता है। तो आंसर है कि द एनर्जी लीड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज्ड टू सिंथेसाइज ए मॉलिक्यूल कॉल्ड ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, which is used as a fuel for all the activities in the cell. In these processes, ATP is broken down, giving rise to a fixed amount of energy, which can drive the endothermic reactions taking place in the cell. कि जब एनारोबिक रेस्पिरेशन जब एरोबिक रेस्पिरेशन हमारी बॉडी की सेल्स के अंदर होगी, तो उस प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी बनती है उससे एक मॉलिक्यूल बनता है, उस मॉलिक्यूल का नाम है ATP शॉर्ट फॉर्म में, और उसकी फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कि हमारी बॉडी के अंदर एक फ्यूल के तौर पे काम करता है कि जितनी भी हमारी बॉडी की सेल्स के अंदर जो अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म होगी, उनको जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो वो उस ATP मॉलिक्यूल से एनर्जी लेगी। तो ATP मॉलिक्यूल बनता है एनर्जी करेंसी के तौर पे हमारी बॉडी की सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन कंप्लीट होने के दौरान, और वो जब भी हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होगी तो वो ATP का मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होगा, और ATP के मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन होने से, एक ATP के मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन होने से फिक्स अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस मतलब वो रिएक्शन जिनको परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था। तो जितनी भी एंडोथर्मिक रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होगी, उन रिएक्शंस को करवाने के लिए फिक्स अमाउंट में एनर्जी जो मिलेगी वो ATP मॉलिक्यूल से मिलेगी। अब 45th क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल व्हेन ATP मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन टू गिव एनर्जी। जब ATP मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होकर एनर्जी बनाता है तो हमारी बॉडी में किस तरह की रिएक्शन हो रही होती है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो रही होती है, जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में भी आया था, क्योंकि उन रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और एनर्जी वो कहाँ से ले रही है, ATP मॉलिक्यूल से ले रही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीपी मॉलिक्यूल होता क्या है और वो बनता कैसे है। एटीपी मॉलिक्यूल जैसा कि इसकी फुल फॉर्म अभी मैंने ऊपर बताई थी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म है। एटीपी एक एनर्जी करेंसी है हमारी बॉडी की सेल के अंदर, जो हमारी बॉडी की सेलुलर प्रोसेसेस के दौरान जब सेल के अंदर एनर्जी रिलीज होती है एरोबिक रेस्पिरेशन के बाद, तो उस टाइम पे जो मॉलिक्यूल बनता है उसको एटीपी मॉलिक्यूल बोलते हैं। और वो हमारी बॉडी में एक एनर्जी करेंसी के तौर पे काम करता है। एनर्जी करेंसी बोल लो या एनर्जी का पैकेट बोल लो, एनर्जी के पैकेट के तौर पे काम करता है। जब एटीपी मॉलिक्यूल से एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन के दौरान, तो वो जब एटीपी मॉलिक्यूल बनता कैसे, हमने ये एक्सप्लेन करना है। तो जब हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है, तो हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी दो टाइप के मॉलिक्यूल ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं फास्फोरस के मॉलिक्यूल। वो कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं, एक एडीपी और एक इनऑर्गेनिक फास्फेट। एडीपी मतलब एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, जैसे कि एटीपी की फुल फॉर्म बताई गई थी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, वैसे एडीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। इसके अंदर क्या होता है कि फास्फोरस के दो एटम होते हैं और जो इनऑर्गेनिक फास्फेट है उसके अंदर फास्फोरस के एक एटम होता है। तो ये दो फास्फोरस के एटम वाला मॉलिक्यूल एडीपी और एक एटम वाला फास्फोरस के एटम वाला मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक फास्फेट, ये दोनों मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। तो जब रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है, तो उस एनर्जी का यूज़ करके ये दोनों मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाते हैं, एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट कंबाइन हो जाते हैं और इनके कंबाइन होने से एक मॉलिक्यूल बनता है जिसको हम बोलते हैं एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो वो एटीपी मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है एनर्जी करेंसी के तौर पे। जब हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होगी तो वो एटीपी मॉलिक्यूल से एनर्जी वो प्रोसेसेस हमारी बॉडी की यूज़ करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एटीपी यूज़ कैसे होती है हमारी बॉडी की सेल्स में, किन किन कामों के लिए यूज़ होती है। तो आंसर है कि एटीपी कैन बी यूज इन दी सेल्स फॉर कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स, कि हमारी बॉडी की मसल्स की कंट्रैक्शन होने में, प्रोटीन्स बनने में, और कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सिस मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्रेन से बॉडी के अंदर, बॉडी से ब्रेन के अंदर जो सिग्नल्स जाते हैं उनको पास करवाने के लिए, या इनके अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी में होती है जिनको परफॉर्म कराने के लिए हमारी बॉडी को एटीपी मॉलिक्यूल्स की जरूरत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द प्रोसेस बाय विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज इन प्लांट्स, कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है प्लांट्स के अंदर किस तरह से एक्सचेंज होते हैं। तो वो है डिफ्यूजन प्रोसेस से, कि डिफ्यूजन प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो प्लांट्स के अंदर एक जगह से दूसरी जगह तक, प्लांट्स के अंदर से प्लांट के बाहर और प्लांट के बाहर से प्लांट के अंदर आ जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फैक्टर्स ऑन विच द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन इन प्लांट्स और एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन डिपेंड्स, कि प्लांट्स के अंदर जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो एक्सचेंज है, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कब बॉडी से बाहर निकालना है प्लांट से और कब प्लांट के अंदर लेके जाना है, तो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन कैसे होगी, अंदर से बाहर होगी या बाहर से अंदर होगी। तो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो कौन कौन से फैक्टर्स है, एक तो एनवायरमेंटल कंडीशन, कि प्लांट के बाहर का जो एनवायरनमेंट है उस कंडीशन पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड में किसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो जिसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट होगी। देन सेकंड रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट, और प्लांट की रिक्वायरमेंट क्या है, प्लांट्स को किस चीज़ की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, ऑक्सीजन रिलीज करवाने की जरूरत है या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करवाने की जरूरत है। इन फैक्टर्स के बेस पे डिसाइड होगा कि ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट से बाहर जाएगी या बाहर से अंदर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेजर इवेंट्स दैट अकर इन द प्लांट्स ड्यूरिंग डे एंड नाइट रिस्पेक्टिवली, कि प्लांट्स के अंदर दिन के टाइम पे और रात के टाइम पे क्या क्या इवेंट्स होते हैं, क्या क्या इवेंट टेक प्लेस करते हैं, उनको एक्सप्लेन करना है। तो देखो पहले इसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि दिन के टाइम पे क्या हो रहा होता है, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस भी कर रहे होते हैं और रेस्पिरेशन भी कर रहे होते हैं। रेस्पिरेशन जो है प्लांट्स के अंदर भी 24 आवर चलती रहती है जिस तरह से ह्यूमन बॉडी में होती है। तो रेस्पिरेशन प्लांट 24 आवर्स करते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस जो करते हैं वो ओनली डे टाइम पे करते हैं। तो डे टाइम पे फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है। तो जब प्लांट्स रेस्पिरेशन करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे होंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स बाहर नहीं फेंकेंगे, अपने पास रख लेंगे, फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ कर लेंगे। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान जो ऑक्सीजन बन रही होगी उस ऑक्सीजन को प्लांट्स, वो ऑक्सीजन काफ़ी सारे अमाउंट में होती है, उस ऑक्सीजन में से कुछ ऑक्सीजन अपने लिए रख लेते हैं अपनी रेस्पिरेशन को कंप्लीट करने के लिए, और जो बाकी की एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होती है उसको बॉडी से बाहर फेंक देते हैं। तो इसलिए दिन के टाइम पे क्या होता है, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड
यूज़ नहीं करते, बाहर से एनवायरनमेंट से नहीं लेते, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे होते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए, और कुछ जो रेस्पिरेशन करने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उस कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज़ कर लेते हैं। तो जिसकी वजह से प्लांट्स दिन के टाइम पे ओनली क्या कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन को बाहर फेंक रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे होते हैं। लेकिन रात के टाइम पे क्या होता है, रात के टाइम पे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस जब प्लांट्स नहीं करते तो ओनली रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, तो रेस्पिरेशन करने के लिए उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो इसलिए रात के टाइम पे प्लांट्स क्या करते हैं कि रेस्पिरेशन करने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो प्लांट बाहर से लेते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं रेस्पिरेशन करने के बाद वो बाहर फेंकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है कि रात के टाइम पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करना जो है रात के टाइम पे मेजर एक्टिविटी है, और उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करना और ऑक्सीजन को लेना ये मेन काम है रात के टाइम पे। लेकिन दिन के टाइम पे जो रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है उसको प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, इसलिए दिन के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ नहीं करते प्लांट्स। ओनली जो प्लांट्स के अंदर ऑक्सीजन बनती है फोटोसिंथेसिस के दौरान उसी को रिलीज़ करते हैं। तो ये दिन के टाइम पे और रात के टाइम पे क्या क्या मेजर इवेंट्स थे प्लांट्स के अंदर बोर्ड ने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ एक्वेटिक एनिमल्स ऑब्टेन ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो रेस्पिरेशन करने के लिए जो ऑक्सीजन लेते हैं वो कैसे लेते हैं। तो इसका आंसर है, एनिमल्स दैट लिव इन वाटर यूज द ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर। जो एनिमल वाटर के अंदर रहते हैं वो वाटर के अंदर डिजोल्व की हुई ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इज मच फास्टर दैन डैट सीन इन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है, मतलब जो सांस लेने की स्पीड जो है वो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म मतलब जो अर्थ पे ज़मीन पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म है, जो पानी से बाहर रहते हैं ऑर्गेनिज्म, उनके कंपैरिजन में एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है, सांस लेने की जो स्पीड है वो फास्ट होती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू जितनी ऑक्सीजन हमारी एयर के अंदर है। हमारी एयर के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट जो है वो 21% है, लेकिन जो वाटर के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन है उसका अमाउंट कम है। तो इसलिए जब एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो उनकी एक ब्रीथ के अंदर कम ऑक्सीजन जाती है। तो इसलिए उनको फास्टली ब्रीथ करना पड़ता है ताकि उनकी बॉडी में ऑक्सीजन जल्दी आए, और जितनी फास्ट ब्रीथ करेंगे उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन उनकी बॉडी में आएगी और वो उस ऑक्सीजन को यूज़ करके सर्वाइव कर पाएंगे। अगर वो स्लो ब्रीथ करेंगे तो उनकी बॉडी में सफिशेंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी जितनी ऑक्सीजन उनको अपनी बॉडी के लिए चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ द ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर इज रीच टू द ब्लड इन फिशेस। कि फ़िश के ब्लड के अंदर वाटर के अंदर डिजोल्व करी हुई ऑक्सीजन कैसे पहुंचती है। तो फ़िश क्या करती है, आपने देखा होगा वाटर के पॉन्ड के पास देख के फ़िश को जब देखते हो आप, तो उसमें फ़िश क्या कर रही होती है कि लार्ज अमाउंट में वाटर जो है अपनी माउथ के अंदर लेके जाती है, अपना माउथ को ओपन करके लार्ज अमाउंट में वाटर अपनी बॉडी के अंदर लेके जाती है। तो फ़िश के अंदर गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन करने के लिए, तो अपने माउथ में जो वाटर था उस वाटर को वो गिल्स के पास भेज देती है फ़िश। तो गिल्स क्या करते हैं, उस वाटर के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन थी उसको निकाल के उसको एक्सट्रैक्ट करके ब्लड में डाल देते हैं। तो जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिक्स हो गई तो उनकी बॉडी के अंदर पूरी बॉडी में फैल जाएगी। तो इस तरह से वाटर के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन का यूज़ करती है फिशेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैव लार्ज सरफेस एरिया। कि जो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, सांस लेने के जो हमारे ऑर्गन्स हैं, उनका सरफेस एरिया जो है लार्ज होना चाहिए। तो क्यों लार्ज होना चाहिए? तो इसका आंसर है फॉर ग्रेटर रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। जो रेस्पिरेटरी गैसेस है यानी कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो उनकी रेट ऑफ डिफ्यूज़न फास्ट हो सके, भी अच्छी तरह से सफिशेंट अमाउंट में ऑक्सीजन पहुंच सके बॉडी में और सफिशेंट अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से रिलीज हो सके। तो इसलिए सरफेस एरिया रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का लार्ज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई रेस्पिरेशन ऑर्गन्स हैव थिन परमिएबल वॉल्स। कि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं उनकी वॉल्स मतलब जो उनकी दीवारें हैं वो थिन मतलब पतली होनी चाहिए, और परमिएबल मतलब सुराख वाली होनी चाहिए, उनके अंदर होल्स होने चाहिए ताकि जो गैसेस का आना जाना जो है वो पॉसिबल हो सके। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की वॉल्स जो है पतली और परमिएबल वॉल्स वाली क्यों होनी चाहिए? तो इसका आंसर है कि टू इंश्योर ईजी डिफ्यूजन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ताकि गैसेस का आना जाना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब गैसेस का आना जाना ईजी हो सके। वो जो डिफ्यूजन है जिस प्रोसेस के जरिए
ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होती है बॉडी के सेल्स के अंदर से, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के अंदर से, तो वो ईजिली हो सके। तो डिफ्यूज़न और एक्सचेंज ऑफ गैसेस को ईजिली एक्सचेंज करवाने के लिए हमारी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की जो वॉल्स हैं वो थिन और परमीबल वॉल की होनी चाहिए। तो आज हम अपना टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। रेस्पिरेशन का टॉपिक अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, ये हमारा नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके 2 लेक्चर बन जाएंगे, हमारे वीडियो लेक्चर बन जाएंगे। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने रेस्पिरेशन क्या होती है उसकी बेसिक प्रोसेसेस समझ ली, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर रेस्पिरेशन की क्या बेसिक स्टेप्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिया। अब ह्यूमन बींग्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे कैसे परफॉर्म होगी वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे मेरे फ़ोन पे कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।